गुड आफ्टरनून राहिल बेटा, कैसे हो? ठीक है, बस 5-6 मिनट आप रुक जाइए, देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करेगा, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है ना? मेरे नेट नहीं चल रहा। और कौन ज्वाइन किया है? आयुष राय। हाँ आयुष बेटा, आवाज आ रही है ना? आयुष बेटा, एम आई ऑडिबल? चलो ठीक है। आ जाओ जल्दी से। पीछे देखिए, पीछे देखिए। गुड इवनिंग आदर्श बेटा, कैसे हो? कहाँ है बाकी लोग? हाँ अच्छा बेटा, आदर्श, आयुष, राहिल, तुम लोगों ने मेरी पिछली क्लास की थी क्या अटेंड? हाँ आदर्श, आयुष, राहिल बेटा, हमारी पिछली क्लास अटेंड की थी आप लोगों ने? हाँ राहिल ने की थी, आदर्श तुमने की थी बेटा? ओके। आयुष बेटा, आपने की थी? ओके। तो फिर बेटा आप लोगों को याद ही होगा हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। आदित्य सिंह बेटा, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? आदित्य, मेरी आवाज आ रही है ना आपको बेटा? अच्छा, तो तुम लोगों को बेटा याद होगा हमने पिछली क्लास में जो हमारा चैप्टर था ना, व्हाई डू वी फॉल इल, व्हाई डू वी फॉल इल वाला चैप्टर हमने खत्म कर दिया था।
ठीक है, अब हमारे बायोलॉजी वाले सिलेबस में एक चैप्टर बचा है। जरा मुझे बताओ, किसी को उस चैप्टर का नाम याद है? मुझे याद नहीं है। तुम लोग बताओ बेटा, व्हाई डू वी फॉल इल, इसके बाद कौन सा चैप्टर है? हाँ आदर्श, आदित्य, आयुष, राहिल। नेचुरल रिसोर्सेज, बस ये लास्ट है, इसके बाद कोई और नहीं है ना? हाँ जी आदर्श, आयुष। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज लास्ट चैप्टर है, इसके बाद कोई और चैप्टर नहीं है ना? तो नेचुरल रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, वो तो इसी के साथ आएगा। चलिए बेटा, आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जरा हम कुछ डायग्राम वगैरह देख लेंगे, उसी हिसाब से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? थोड़ा सा वेट करो। और कौन ज्वाइन किया है? अक्षरा, अक्षरा पाठक, बहुत बढ़िया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आज, बहुत ही थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। हाँ बच्चा लोग, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है ना? ओके, तो बस देखते रहिए क्या बोलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। हम रहते हैं एक प्लेनेट पे बेटा, उस प्लेनेट का नाम है अर्थ। अर्थ के ऊपर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज that are present naturally ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली पहले से हमारे अर्थ प्लेनेट पे मौजूद हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे, राइट? अब देखिए बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला इनएग्जॉस्टिबल, दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और तीसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करेंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एक मिनट। हाँ जी, द फर्स्ट वन इज inexhaustible natural resources, या सिंपली मैं लिखूं inexhaustible resources। ऐसे वाले रिसोर्सेस जो हमारे प्लेनेट पे कभी खत्म नहीं हो सकते, उन रिसोर्सेस को बेटा जी हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस बोलेंगे। खत्म नहीं होंगे मतलब जब तक ह्यूमैनिटी है, जब तक हमारे प्लेनेट पे लाइफ है, तब तक ये रिसोर्सेस खत्म नहीं होने वाले। दीज आर नॉन एग्जॉस्टिबल, मतलब
resources that are not eliminated from our planet until life is there. जब तक हमारे प्लेनेट पे लाइफ है तब तक ये रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे। आप इस पिक्चर में बेटा देख सकते हो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का 3 एग्जाम्पल दिया है। कौन कौन सा? सनलाइट, दूसरा एग्जाम्पल दिया है विंड्स, और तीसरा एग्जाम्पल दिया है ओशन टाइड्स। समुद्र में जो लहरें उठती हैं, वेव्स, टाइड्स, ये तीनों इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो तब तक हमारे प्लेनेट पे एटलीस्ट रहेंगे ही रहेंगे जब तक हमारे प्लेनेट पे लाइफ है। लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। दीज रिसोर्सेज आर नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। दूसरा कैटेगरी देखिए बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहां पर हम लिखेंगे renewable resources. Renewable resources. और रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोई बता सकता है क्या? कैन एनीवन टेल मी? हम वेट कर रहे हैं। जिसे रीयूज कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, एकदम आपने सही बोला। द रिसोर्सेज दैट वी कैन यूज मेनी टाइम्स, एकदम ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिपीटेडली यूज करेंगे और वो खत्म नहीं होंगे। क्यों नहीं खत्म होंगे? क्योंकि उनको यूज करने के बाद जब हम यूज करते हैं ना तो खुद ब खुद रिप्लेस हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे, आयुष राय ने लंबा सा डेफिनेशन लिखा है, बहुत बढ़िया। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, दोज नेचुरल रिसोर्सेज that we can use repeatedly a number of times, and यहां पर लिखूंगा and they are renewed every time we use them. हम उनको यूज करते जा रहे हैं और वो खुद से रिन्यू भी होते जा रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर आप पिक्चर में देखें तो पिक्चर में रिन्यूएबल रिसोर्सेज के 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले ट्रीज, हाँ, वाटर, सॉइल। आप देखिए पानी को हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद पानी गंदा भी होता है, लेकिन अगर हम उस पानी को रिसाइकिल करेंगे तो वापस उस पानी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ट्रीज को हम यूज करते हैं, ट्रीज से हम फल खाते हैं, हाँ,
ट्रीज के टिम्बर को हम यूज करते हैं, लेकिन ट्रीज के फल से जो सीड्स निकलते हैं, उन सीड्स से नए वाले ट्रीज रिप्लेस हो जाते हैं। इसी तरह सॉइल भी है। ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। और तीसरी कैटेगरी है बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, आप पिक्चर में देख सकते हो। ऐसे रिसोर्सेज जो हमने यूज किए कंटिन्यूअसली, अगर हमको यूज करेंगे तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे और रिप्लेस नहीं होंगे, रिन्यू नहीं होंगे। ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या मैं अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डेफिनेशन लिखूं तो दोज रिसोर्सेज which on repeated use get depleted, जिनको हम रिपीटेडली यूज करेंगे तो वो डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एंड आर नॉट रिन्यूड एंड आर नॉट रिप्लेस्ड, और रिप्लेस नहीं हो सकते, उन रिसोर्सेज को हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। खैर मैं अगले पेज पे डेफिनेशन लिखूंगा बेटा इसका, फिलहाल आप इस वाले पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डन कर दीजिए। कम ऑन, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, आदर्श, अक्षरा, आदित्य, आयुष। ओके, तो हम चलते हैं आगे अगले वाले पेज पे। मैं ये डायग्राम फिर से खींच के लाता हूं, मुझे चाहिए ये। तीसरा कैटेगरी है हमारा ये वाला, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। दोज रिसोर्सेस which if repeatedly and continuously used which if repeatedly and continuously used get eliminated, eliminated मतलब बेटा खत्म हो जाएंगे, get eliminated and are not replaced, खत्म होने के बाद रिप्लेस भी नहीं होंगे नए वाले से। ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसा कि यहां पर डायग्राम में लिखा है, कोल, ऑयल, कॉपर, ठीक है, एटसेट्रा। इसमें जो हमने कोल एंड ऑयल लिखा ना बेटा, कोल, ऑयल, ऑयल मतलब पेट्रोलियम, ऑयल के बदले हम पेट्रोलियम भी लिख सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मतलब जिससे हम पेट्रोल भी बनाते हैं, डीजल भी बनाते हैं, केरोसिन ऑयल भी बनाते हैं, सारी चीजें। याद रखें बेटा, कोल एंड पेट्रोलियम, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। एंड व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, मैं आपको बता दूं, दोज फ्यूल्स, फ्यूल जानते हैं ना, दोज फ्यूल्स which are formed from dead remains of plants, animals, when they are buried under the surface of earth, under the surface of earth।
for a long period of time, for a long period of time. ऐसे वाले फ्यूल्स जो बनते हैं कैसे, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं ना, तो उनकी डेड बॉडीज जब जमीन के अंदर दब जाती हैं, बेरीड मतलब दब जाना, जमीन के अंदर उनकी डेड बॉडीज दब जाते हैं, तो जमीन के सॉइल के जो लेयर्स हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। फिर ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर्स तक जमीन के अंदर दबे रहेंगे, और जमीन के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोल एंड पेट्रोलियम। ऐसे वाले फ्यूल्स जो बनते हैं फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे, जब ये डेड बॉडीज जमीन के अंदर दब जाते हैं और जमीन के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फ्यूल्स। ऐसे वाले फ्यूल्स को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स का बेटा एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम दोनों नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। कौन से नेचुरल रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना जी? इज इट ओके? इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन मार दो। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके डन मार दीजिए। आदर्श ने लिया, आयुष ने लिया, राहिल ने स्क्रीनशॉट लिया, बेटा अक्षरा, आदित्य स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए आप। हाँ, अक्षरा पाठक बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आयुष आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, आदित्य बेटा आप भी लीजिए। हाँ, आपने ले लिया। अक्षरा बेटा स्क्रीनशॉट हो गया आपका, आगे बढ़े हम। हाँ, आई होप अक्षरा पाठक ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। बेटा दूसरा कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज भी है हमारे पास, जिनको हम मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। थोड़ा सा आपको मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में भी बोलते हैं, ठीक है? बस जुड़े रहिए आप। मैन मेड रिसोर्सेज, हाँ। ये देखिए बेटा, अच्छा सा डायग्राम ढूंढ रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मिल गया, आपके लिए ये डायग्राम एनफ है। देखिए, तो नेचुरल रिसोर्सेज तो हम आपको बता ही दिए, तीन तरह के होते हैं। अब आप जानिए बेटा मैन मेड रिसोर्सेज। हाँ, डायग्राम विजिबल है, दिखाई दे रहा है ना? यस। तो देखिए बेटा मैन मेड रिसोर्सेज क्या है। मैन मेड रिसोर्सेज
those resources, those things या ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें which man has produced, जिसको इंसान ने बनाया, and are also used by man, और इंसान ही यूज करता है। ऐसे रिसोर्सेज को बेटा हम बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें रखी हैं, जैसे रिंग, हाँ ये क्या है, वीडियो गेम, सेल फोन, टैबलेट, शूज, कैमरा, सारी चीजें हम लिख सकते हैं। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्डिंग्स, मशीन्स, कार्स, कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, कैमरास, एटसेट्रा। ऐसे रिसोर्सेस जिनको हम खुद ही बनाए, इंसान ने खुद ही बनाया हो और यूज भी इंसान खुद ही करता हो, ऐसे रिसोर्सेज को बेटा जी हम बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। बहुत ही आसान वाला चैप्टर है ये, बहुत आसान। अक्षरा बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप अक्षरा ने स्क्रीनशॉट लिया हो। ये देखिए बेटा, और भी मैं देखूंगा कुछ अच्छे से डायग्राम्स, आप हल्का सा वेट कीजिए। ये देखिए, अगर हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो मैंने कहा ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, लेकिन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एक टाइम पे खत्म होंगे, है ना? इधर देखिएगा बेटा, एक और मैंने फ्लो चार्ट यहाँ पर रखा है रिसोर्सेज एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें आप देख सकते हो रिसोर्सेज को दो रिसोर्सेज में बांटा है, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बेटा अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, इसीलिए ये कभी खत्म नहीं होते। और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बेटा लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है ना? दे आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, इसीलिए हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को बेटा दो टाइप्स में बांट सकते हैं। एक को हम बोलेंगे रिन्यूएबल
resources, and second one is non-renewable resources. और रिन्यूएबल के बारे में आपको बता ही चुके हैं, ये रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन जब हम इनको रिपीटेडली यूज करते हैं ये रिप्लेस भी हो जाते हैं. दे आर रिप्लेस्ड आफ्टर रिपीटेड यूज. ये वाले जो हैं एक बार खत्म हो गए तो हो गए. दे आर नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर रिपीटेड यूज. Once depleted, they are not renewed. ये बाद में रिन्यू नहीं हो सकते. इसी में हमने देखा फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम. ऐसे भी हम रिसोर्सेज को बेटा क्लासिफाई कर सकते हैं. आपको कोई भी बोल सकता है रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज. और आप बोलोगे नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं. एम आई क्लियर? ठीक है जी. हाँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से डन कर दीजिए. स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए बेटा. सब लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हम आगे बढ़ें. आगे बढ़े हम. चलिए बेटा जी, ठीक है. अब देखिए, अभी अभी हमने कहा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होते. उसमें हमने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिखा, सनलाइट, है ना. जरा बेटा इस सनलाइट में हम देखते हैं क्या होता है, ये कहां से आती है सनलाइट. ध्यान से देखो, बहुत ही जबरदस्त चीज में बताने वाला. सनलाइट, जो मैं अभी बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखने लायक. सबको पता है सनलाइट कहां से आती है, सन से. कैसे आती है सन से, याद रखना. अगर हम सन बनाएंगे, मान लीजिए ये सन है. मुझे बताइए बेटा, सन स्टार है या प्लेनेट? इतना तो आपको पता ही होगा, स्टार है. यस, सन एक स्टार है ना. याद रखेंगे आप, सन के कोर के अंदर, मतलब सन के सबसे इंटीरियर पार्ट में, उसको हम कोर ऑफ द सन बोलते हैं. सन के कोर में बहुत सारे हाइड्रोजन्स होते हैं, बहुत सारा, मतलब टन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. ठीक है ना. सन के कोर में बहुत सारा हाइड्रोजन होता है. अब होता क्या है, हाइड्रोजन एटम्स सन में स्टेशनरी नहीं होते. हाइड्रोजन एटम्स आर रिवॉल्विंग, मूव करते रहते हैं, रिवॉल्विंग इन द कोर ऑफ द सन. कोर ऑफ द सन, very with very high speeds. सन के कोर में हाइड्रोजन एटम्स बहुत तेज स्पीड से रिवॉल्व करते रहते हैं. ठीक है.
अब ध्यान से सुनना। रिवॉल्व करते करते हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। हाइड्रोजन एटम्स collide with one another, collide with one another। सन के कोर में ही ये हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। मान लीजिए बेटा ये एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में शायद आपको पता हो, बताओ मुझे कितने प्रोटॉन्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सुना है ना? अच्छा, एटॉमिक नंबर तो सुना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 1। केमिस्ट्री टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, है ना? तो हाइड्रोजन में बेटा एक प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है ना? यस। जब ये हाइड्रोजन एटम बेटा दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड किया, स्ट्राइक किया, तो क्या होगा? मैं आपको एक एनालॉजी बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा। मेरे पास दो बॉल्स हैं, टेनिस बॉल्स। मैं दोनों टेनिस बॉल्स को एक दूसरे के साथ कोलाइड कराऊंगा, स्ट्राइक कराऊंगा। तो उन टेनिस बॉल्स का क्या होगा? वो एक दूसरे में समा जाएंगी या एक दूसरे से दूर चली जाएंगी? दूसरा वाला, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। दूसरा वाला का मतलब क्या है? जब दो टेनिस बॉल्स या दो फुटबॉल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगी, कोलाइड करेंगी, तो वो दूर चली जाएंगी ना? यस, फार अवे। लेकिन यहां पर सीन कुछ दूसरा है। सन के अंदर, सन के कोर के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा होता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि जब हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड करना मतलब टकरा जाना। कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद ये एक दूसरे से दूर नहीं जाते, ये एक दूसरे में समा जाते हैं। समाने को हम बेटा फ्यूजन बोलते हैं। दे फ्यूज विद वन अनदर। हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज ही हो जाते हैं और फ्यूजन के बाद बनता है हीलियम, He, हीलियम। आपको पता है बेटा हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? सॉरी, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। वेरी गुड। जब H1 और H1 दो हाइड्रोजन एटम्स कोलाइड किए, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, तो एक हीलियम एटम बन गया। नहीं तो लॉजिकली अगर हम देखें, दो बॉल्स जब आपस में टकरा जाती हैं तो वो टकराने के बाद एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। यहां सीन उल्टा हुआ। दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड किए, लेकिन वो दूर नहीं गए, एक दूसरे के साथ फ्यूज ही हो गए। ठीक है, फ्यूज होने के बाद वो एक हीलियम एटम बना लिए। ये वाला प्रोसेस जिसमें सन के कोर के अंदर हाइड्रोजन एटम्स कोलाइड करके एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और बनाते हैं हीलियम एटम्स, ऐसे प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, आप क्या बोलोगे बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइटर, इन विच लाइटर, लाइटर मतलब हल्के, एटम्स। तो यहां पर लाइटर एटम्स कौन से हैं? हाइड्रोजन एटम्स। collide and fuse with one another, collide and fuse with each other
to form heavier atoms. तो यहां पर heavier atom कौन सा बनेगा? हीलियम। ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइटर एटम्स कोलाइड होने के बाद एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और बनाते हैं हेवियर एटम्स, ऐसे प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन में एक और चीज होती है बेटा, क्या? इस न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। बहुत सारी क्या निकलेगी? एनर्जी। और यही एनर्जी सन से बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। यही एनर्जी सन नीचे की तरफ फेंकता है। उस एनर्जी में से थोड़ा सा पार्ट, कुछ हिस्सा हमारे प्लेनेट अर्थ पे पहुंचता है। ठीक है। अब बताओ, सनलाइट, सन्स एनर्जी सन से आई। हमारा प्लेनेट सन के मुकाबले में बहुत ही छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा। आप ये मान लो कि अगर सन एक फुटबॉल है तो हमारा प्लेनेट एक टेबल टेनिस बॉल के जितना है। इतना इनका साइज का कंपैरिजन है। तो सन से निकली हुई एनर्जी हमारे प्लेनेट पे पहुंची, उसी एनर्जी से हमारा पूरा का पूरा प्लेनेट रोशन होता है। इसीलिए हमारे प्लेनेट पे सन की एनर्जी, सनलाइट हमेशा रहेगी, क्योंकि साइज में बहुत अंतर है और सन के कोर में बहुत सारा हाइड्रोजन है जो कि बहुत सारे हीलियम में कन्वर्ट होता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है ना? तो अगर आपसे कोई पूछेगा सनलाइट आती कहां से है, कैसे आती है सनलाइट सन में, तो आपका जवाब यही होगा बेटा, सन एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइटर एटम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। वो बहुत तेज स्पीड से दौड़ते रहते हैं सन में। कौन से लाइटर एटम्स? हाइड्रोजन एटम्स। एक दूसरे के साथ कोलाइड होने के बाद वो फ्यूज ही हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद बहुत सारी एनर्जी निकलती है और हीलियम हेवियर एटम बनता है। वही एनर्जी सन रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। उसी हीट एंड लाइट का थोड़ा सा हिस्सा हमारे प्लेनेट पे पहुंचता है। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आप डन कर दो। आदर्श ने स्क्रीनशॉट ले लिया, राहिल ने ले लिया, आदित्य ने ले लिया, आयुष स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, अक्षरा आप भी ले लीजिए जल्दी से। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आपको सन से रिलेटेड बताऊंगा, देखते रहिए। अकेन मान लीजिए बेटा ये सन है और ये मान लीजिए हमारा प्लेनेट अर्थ। चलो थोड़ा सा हमने अर्थ बना दिया। अब ये ना बोलना सर आपने तो कहा अर्थ हमारे सन के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। मैंने यहाँ पर अर्थ इसलिए बड़ा बनाया क्योंकि मान लीजिए ये सन बहुत दूर है, दूरी है हमसे, इसलिए हमको छोटा दिखता है कि नहीं? देखते जाओ क्या बोलने वाले हैं। सन से सनलाइट निकला बेटा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, है ना? सन से सनलाइट निकला इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ये रेडिएशंस बेटा कुछ इस तरह भी होंगे, ऐसे भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे,
ठीक है, देखते जाओ। अगर आप देख सकते हो बेटा, ये वाला रेडिएशन और ये वाला रेडिएशन स्ट्रेट रेडिएशंस है कि नहीं? These two are the straight rays of the sunlight. हमारे प्लेनेट के ऊपर स्ट्रेट रेज ऑफ द सनलाइट पड़ रहे हैं, लेकिन ये वाला रेडिएशन, ये स्ट्रेट नहीं है बेटा, ये थोड़े से तिरछे हैं। तिरछे रेज को हम स्लांटिंग बोलते हैं, स्लांटिंग रेज ऑफ सन, स्लांटिंग रेज ऑफ सनलाइट। ठीक है, अगेन यहां पर ये वाला और ये वाला, ये भी क्या है बेटा जी? स्लांटिंग रेज ऑफ द सनलाइट। स्लांटिंग रेज ऑफ सनलाइट। आपको पता होगा, जो स्ट्रेट रे होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन का लेंथ बेटा कम होता है, ये पता है क्या? मैथ्स में पढ़ा है, जो स्ट्रेट लाइन होती है बेटा उसका लेंथ कम होता है, वो शॉर्टेस्ट होता है, लेकिन जो स्लांटिंग रेज होते हैं वो लंबे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना, जो स्ट्रेट रेज ऑफ द सनलाइट है, इनको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। दे विल हैव टू कवर, क्योंकि ये स्ट्रेट है, लेंथ कम इनको कवर करना पड़ेगा। दे हैव टू कवर shorter distance. They have to cover shorter distance to reach Earth. ठीक है, इन रेज को कम फासला तय करना पड़ेगा, इन रेज को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा प्लेनेट अर्थ तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो ये स्लांटिंग रेज है, तिरछे वाले रेज है, इनका लेंथ ज्यादा होगा। ये इनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। दे हैव टू कवर लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच अर्थ। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं क्या पूछना चाहता हूं। अब स्ट्रेट रेज को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, स्लांटिंग रेज को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो मतलब अर्थ प्लेनेट पे जो ये वाले एरियाज होंगे, कौन से वाले एरियाज? ये वाले एरियाज जहां पर स्लांटिंग रेज ऑफ सनलाइट पड़ रहा है, हमारे प्लेनेट अर्थ पे वो वाली जगह, वो वाले कंट्रीज या वो वाले सिटीज जहां पर स्लांटिंग रेज ऑफ सन पड़ रहे हैं, उनमें ज्यादा गर्मी होगी या उन एरियाज में जहां पर स्ट्रेट रेज ऑफ सन पड़ रहे हैं? बताइए। क्वेश्चन मेरा सुना? मैं बोल रहा हूं, हमारे प्लेनेट अर्थ में जो कंट्रीज, जिन कंट्रीज या जिन सिटीज में स्लांटिंग रेज ऑफ सन पड़ रहे हैं, उनमें ज्यादा गर्मी होंगी, या जो स्ट्रेट होगा, मतलब जो एरियाज पे स्ट्रेट रेज ऑफ सन पड़ रहा है, उनमें ज्यादा गर्मी होगी? यस, स्ट्रेट रेज वाले एरियाज में ज्यादा गर्मी होगा, मतलब दिस एरिया विल बी हॉटर। और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये कंपैरेटिवली कूलर होगा, ठंडा नहीं होगा, लेकिन इस हॉटर वाले एरिया से कम टेम्परेचर होगा। ये वाला एरिया भी कंपैरेटिवली कूलर होगा। तुम लोग समझे मैंने क्या बोला?
इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ सकते हो आप। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो हम क्या बोलना चाहते हैं। जो कूलर एरियाज होंगे, कोल्डर एरियाज, कोल्डर एरियाज में हवा भी कूल होगी। कोल्डर एरियाज में एयर भी क्या होगा, एयर विल बी ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है जी। और हॉटर एरियाज में जो एयर होगा वहां पर एयर विल बी ऑफ हाई टेम्परेचर, एयर विल बी ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, याद रखना बेटा, जहां पर हवा गर्म होगी, हॉटर एरियाज में हवा गर्म होगी, गर्म हवा जल्दी ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आएगी। मैं आपको इसी डायग्राम में दिखाऊंगा। हॉटर एरिया है, हॉटर एरिया से हवा जल्दी ऊपर उठेगी। ये एयर, हॉटर एयर, हॉटर एयर जल्दी ऊपर उठ गई, गर्म हो गई, लाइट हो गई, हल्की हो गई तो उठ गई। और इसकी जगह लेने के लिए बेटा कूलर एरिया से हवा आ जाएगी। ये देखिए, कूलर एरिया से उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आ गई, कूलर एरिया से उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आ गई, कूलर एयर। समझ आई बात? तो हमने क्या सीखा, हम यहां पर लिखेंगे। एयर ऑलवेज मूव्स कहां से, फ्रॉम हॉटर रीजन, सॉरी फ्रॉम कूलर रीजन, क्योंकि हॉट एयर तो ऊपर उठ गया, फ्रॉम कूलर रीजन टू हॉटर रीजन। जब हवा चलेगी फ्रॉम कूलर रीजन टू हॉटर रीजन, देन winds are created. So winds are created. अब बताओ, ये समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं? आप इस डायग्राम में देख लो बेटा, हॉटर एरिया वो वाला एरिया होगा जहां पर स्ट्रेट रेज ऑफ सन पड़ रहे हैं। हॉटर एरिया में हॉट एयर भी होगा, तो गर्म हवा बेटा जल्दी से ऊपर उठ जाएगी और गर्म हवा की जगह लेने के लिए ठंडे एरिया से हवा आएगी। तो हवा का मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। और हवा का, एयर का जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है कूलर रीजन से हॉटर रीजन की तरफ। याद रखें, जब भी हवा मूव होगी वो हमेशा कहां से, कूलर रीजन से हॉटर रीजन की तरफ मूव होगी। एंड मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। मतलब विंड तो समझती हो ना, विंड्स क्रिएट हो गए, है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ बेटा, ये विंड्स क्रिएट हुए, विंड्स क्रिएट होने के पीछे, विंड्स बनने के पीछे एक्चुअली हाथ किसका है? सन का ही हाथ है ना, है कि नहीं? हाँ, अगर सन ना होता तो सन से डिफरेंट डायरेक्शंस में सन रेज ना आते, स्ट्रेट रेज नहीं आते, स्लॉन्टिंग रेज नहीं आते, है कि नहीं? और अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में सन रेज नहीं आते तो हॉटर एयर और कूलर एयर वाले एरियाज नहीं होते, तब विंड्स नहीं बनते। तो जो विंड्स बनते हैं बेटा, ये विंड्स भी एक्चुअली सन्स एनर्जी की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा, म्यूट कर रहा हूं, एक मिनट, मैं आवाज बंद कर रहा हूं।
ये लोग चले गए? नहीं अभी तो हो गया, फिर हम निकलेंगे। ठीक है बेटा, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए फिर बेटा। वेरी गुड, तो आगे बढ़े हम। ये बाकी लोग स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले रहे हैं? बस आदर्श, राहिल और आयुष राय स्क्रीनशॉट ले रहा है। आदित्य ने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया? अक्षरा पाठक बेटा आप स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले रहे हो? स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम इसलिए बोलते हैं, जब आपको नोट बनाना हो ना अपना, तो तुरंत से आप नोट बना के रिवाइज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े हम। ओके, तो देख लीजिए बेटा, हम आपको जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में बोले थे, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया, सनलाइट। और सनलाइट कैसे बनती है सन के अंदर, वो हमने आपको बता दिया। और दूसरा एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स हमने आपको बताया विंड्स। ये सनलाइट की वजह से ही विंड्स भी बनते हैं। तीसरा बेटा आपको हमने बताया ओशन टाइड्स। ये भी याद रखें आप, विंड्स हो या ओशन टाइड्स, both are formed by sunlight, indirectly sunlight। सनलाइट ना हो तो ये दोनों चीजें नहीं बनेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि मेन इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स हमारे प्लेनेट पे जो है वो सन ही है कि नहीं? क्योंकि सनलाइट से ही बाकी दो एग्जाम्पल्स जो हमने दिए हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के, सनलाइट की मदद से ही वो दो भी बनते हैं। ठीक है जी? हाँ ठीक है ना बेटा? यस। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हम आपको बताए हैं पहले ही, दो तरह के एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। एक वो वाले जिनको हम यूज करते हैं लेकिन यूज करने के बाद वो रिन्यू हो जाते हैं, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो उन्हीं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात करें। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, डेफिनेशन वगैरह तो हम आपको पहले 2-3 पेजेस पे बताए हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप ही कोई एग्जांपल दे दीजिए। ट्रीज और वाटर, है ना? चलिए इस वाटर की बात करते हैं। हमारे प्लेनेट पे बेटा वाटर, विंड कहां से रिन्यूएबल में आएगा? विंड तो आएगा ना इनएग्जॉस्टेबल में। चलिए बेटा इधर देखिए, वाटर की बात करेंगे। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमारे जमीन पे प्लेनेट पे वाटर कितने टाइप का होता है बताइए तो जरा। हम लिखेंगे यहां पर सबसे पहले ओशन वाटर, ओशन एंड सी वाटर।
ओशन एंड सी वाटर, समुद्र में जो पानी होता है बेटा इसको हम खारा पानी बोलते हैं, या अंग्रेजी में लिखें तो मैरीन वाटर। दूसरा कैटेगरी फ्रेश वाटर। इस फ्रेश वाटर को हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे टाइप्स में, और याद रखिएगा बेटा जो ओशन एंड सी वाटर है, मैरीन वाटर है, ये हम जमीन पे रहने वाले लोग इस्तेमाल नहीं करते। हम केवल फ्रेश वाटर को ही इस्तेमाल करते हैं। पानी हम पीते हैं तो फ्रेश वाटर, पानी के लिए जो खाना बनाने के लिए जो पानी यूज करेंगे तो फ्रेश वाटर होगा। ये फ्रेश वाटर कहां कहां से हम लाते हैं? ये फ्रेश वाटर हमारे रिवर्स में होता है, फ्रेश वाटर हमारे पॉन्ड्स में हो सकता है, फ्रेश वाटर हमारे लेक्स में हो सकता है, fresh water can be present in springs, fresh water can be present in wells। wells मतलब कुएं, लेकिन कुएं को हम खोद के निकालते हैं, इसलिए wells के बदले हम अंडरग्राउंड वाटर लिखेंगे, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। रिवर्स की बात चल रही है बेटा, आपको तो पता ही होगा हमारे इंडिया में सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? सबसे लंबा रिवर, आई गेस लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, कोई बता सकता है? ब्रह्मपुत्र, ग्रेट। और दूसरे नंबर पर आएगा गंगा। वैसे तो दूसरे नंबर पर रिवर इंदस है, लेकिन इंदस का मेजर पार्ट ना पाकिस्तान के थ्रू जाता है। ठीक है। अब वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है बेटा? पूरे विश्व में सबसे लंबा दरिया कौन सा है? नाइल। लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट का मतलब है जिसमें वाटर टेबल ज्यादा हो, जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो लार्जेस्ट अगर आप लिखिएगा तब लिखिएगा बेटा रिवर अमेज़न। लॉन्गेस्ट लिखिएगा तो फिर लिखिएगा कौन सा? रिवर नाइल। ये आप ख्याल रखिएगा। ठीक है। तो फ्रेश वाटर को हम जब यूज करते हैं, फ्रेश वाटर हम कहां से लाते हैं? फ्रेश वाटर कैन बी गॉट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, स्प्रिंग्स, वेल्स, मतलब अंडरग्राउंड वाटर। अच्छा जी, यहां पर एक और पॉइंट हम मेंशन करना चाहेंगे बेटा, प्लांट्स। बताइए बेटा प्लांट्स इन फ्रेश वाटर्स में से कौन सा वाटर यूज करते हैं? प्लांट्स कहां से पानी लाते हैं? हाँ जी बेटा, प्लांट्स कहां से पानी लाते हैं? अंडरग्राउंड, ग्रेट। हम बोलेंगे प्लांट्स यूज अंडरग्राउंड वाटर। present in the soil। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये सॉइल से पानी कैसे निकालते हैं? बोलिए, एक प्लांट सॉइल से पानी कैसे निकालता है, कैसे पीता है पानी? ऑस्मोसिस? नहीं। ठीक है, मान लिया ऑस्मोसिस, लेकिन कौन सा एरिया, कौन सा ऑर्गन होगा प्लांट का जिससे ये पानी ऑस्मोसिस के थ्रू पिएगा? रूट, एग्जैक्टली। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स यूज देयर रूट्स to absorb water from the soil।
ठीक है, इज इट ओके? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। बहुत ही आसान वाला चैप्टर है, कुछ नहीं है। डन है ना? सब लोग स्क्रीनशॉट लिए? ओके, जरा हम देखते हैं क्या क्या हमने बोला। पहले पेज से हम रिवाइंड करते हैं, हमको फिर याद नहीं रहता। सबसे पहले मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स बताए, उनके डेफिनेशंस बताए, एग्जांपल्स बताए। ठीक, अगेन हमने दूसरे पेज पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज में से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के टाइप्स बताए और बताया फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको तीसरे पेज पे बताया मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स। फिर हमने चौथे पेज पे आपको बताया रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड। फिर नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, एग्जॉस्टिबल होते हैं। फिर हमने आपको बताया नेक्स्ट पेज पे सनलाइट एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। सनलाइट कैसे बनती है, सन से एनर्जी कैसे निकलती है बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ऑल दैट। फिर हमने आपको बताया विंड्स कैसे क्रिएट होते हैं हमारे प्लेनेट अर्थ पे, इसके पीछे भी सन का ही हाथ है। देन हमने आपको बताया लास्ट में, हाँ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से ट्रीज, वाटर, वाटर के हमने टाइप्स बताए, मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर। हम एनिमल लोग और प्लांट लोग ज्यादातर फ्रेश वाटर ही यूज करते हैं और प्लांट्स अंडरग्राउंड वाटर यूज करेंगे, वो एब्जॉर्ब करते हैं अंडरग्राउंड वाटर बाय मीन्स ऑफ देयर रूट्स। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बस इसका स्क्रीनशॉट लेके जाइयो। ओके बेटा, हाँ बेटा आप क्लास छोड़ सकते हो।